दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह एक तो बाजार में कमजोरी और दूसरी तरफ अनिल अंबानी के ऊपर लगातार हो रहे बहुत सारी कार्रवाइयाँ। अब अनिल अंबानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी गठन करने का ऐलान किया गया है। यानी आने वाला जो समय है वो भी अनिल अंबानी के लिए काफ़ी मुसीबतों भरा हो सकता है। यहाँ तक कि उन्हें ये गारंटी देनी पड़ रही है कि वो ईडी सीबीआई को बताए बिना देश छोड़ के नहीं भागने वाले हैं। यानी अब आप देख सकते हो कि ये मामला ऐसा है कि अच्छी कंपनियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा काफ़ी अच्छा कर रही है। कंपनी प्रॉफिट में भी है, लेकिन इस समय प्रॉब्लम सारी पुरानी है। ऐसे में रिलायंस पावर की स्थिति क्या बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे निवेशकों ने रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके फ्यूचर को देखकर। लेकिन अब यहाँ पे जो पुरानी बातें हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम दे रही है। तो क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 27.45 पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.38% की गिरावट है। लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट है इस समय। वैसे बाजार में भी आज गिरावट है, कल भी काफ़ी गिरावट हुई थी, आज भी बाजार कमज़ोर है। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 28.12 पर थी कल, आज शुरुआत 27.85 पर कमज़ोर हुई। इंट्राडे में 28.09 का हाई बना, मतलब यह है कि पूरे दिन में आज इसमें पॉजिटिव माहौल बिल्कुल नहीं बना। लो बना वो 27.31 का है। वैसे 52 वीक का जो लो बना वो 25.92 का है। स्टॉक ने निचले लेवल से तो बाउंस बैक जरूर दिया, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। जो उसका हाई है वो 76.49 का है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया उससे। एक तरह से देखें तो रिलायंस पावर के शेयर में लगभग 70 से 80% लोगों को लॉस ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो तो ऊपर के लेवल में फंसे हुए। जब आईपीओ आया तब से लोगों ने निवेश किया, वो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ गए, क्योंकि तो 400-500 का शेयर था 10-20 रुपए में हो गया। लेकिन वो लोग भी फंस गए जिसने साल 2 साल के अंदर निवेश किया। सिर्फ उनको ही इस स्टॉक में फायदा हो रहा है जिसने कोविड काल के बाद निवेश किया, क्योंकि कोरोना के वक्त इसकी जो प्राइस है 2 से रुपये 3 रुपये 4 रुपये के आसपास आ गई थी, उस हिसाब से फायदे में। लेकिन ओवरऑल इस स्टॉक में सबने पैसा गंवाया है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी देश छोड़ के न भागे, इसकी पूरी तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एसआईटी गठन का कहा है ईडी से कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया जाए। तो ये देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पे ईडी को कहा गया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की जाए, इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए। जो पूरा जो फ्रॉड का मामला बना है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने फ्रॉड किया है, उसकी दूसरी और कंपनियां और अनिल अंबानी, इस पूरे मामले की अच्छे से जांच की जाए। तो ये देख सकते हो पूरे इस मामले को लेकर वेनसडे को ही अपने वकील के मार्फत अनिल अंबानी ने ये श्योरिटी दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सीबीआई और ईडी को बताए बिना देश छोड़ के नहीं जाने वाले। वो अभी देश में रहेंगे और किसी तरह से किसी जांच से डरने वाले नहीं है। जो भी जांच होगा उसका वो सामना करने को बिल्कुल तैयार है। तो 40,000 करोड़ रुपीज का फ्रॉड का जो लॉन फ्रॉड हुआ उसके ऊपर उनका एलिगेशन लगा है अनिल अंबानी पे और उनकी कंपनियों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस शर्मा की तरफ से जो यहाँ पे प्रशांत भूषण अदालत में हाजिर हुए थे, और उनका कहना है कि ये जो फ्रॉड की साइज बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और इस वजह से ये शक होता है कि अनिल अंबानी देश छोड़ के भाग सकते हैं। यानी उनको रोकना चाहिए, वो किसी तरह से देश छोड़ के चले गए तो ये पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुषार मेहता, जो देख सकते हो कि सीबीआई और ईडी की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हाजिर हुए उनका केस लेकर, उनसे कहा गया है कि ये पूरे की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन चली है फ्रॉड को लेकर, उसके पूरे फ्रॉड के मामले के ऊपर वो न जाए कहीं पे, उसकी आपको ध्यान दे दो। यहाँ पे तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है कि हमने लुकआउट नोटिस जारी किया गया, यानी हमने एलओसी जारी किया हुआ है। तो अगर वो देश छोड़ के जाना चाहेंगे तो एयरपोर्ट से जा नहीं सकते, यानी किसी भी एयरपोर्ट पे उनको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर हम ऑलरेडी एलओसी हमने जारी किया है।
तो इसके जवाब में आप देखो कि अनिल अंबानी की तरफ से जो उनके वकील है मुकुल रोहतगी, उनका कहना है कि बहुत सारे एलओसी उनके खिलाफ आए हैं, पर पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने 20,000 रुपीज़ का बैंकों का पैसा चुका दिया है। अगर उनको देश छोड़ के भागना होता तो वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं चुकाते। यानी उन्होंने जो 20,000 करोड़ रुपया चुकाया है, तो ये साबित करता है कि उनको देश में रहना है, देश के वो कानून का वो पालन करते हैं और ईमानदारी से जो भी फैसला होगा उसका वो पालन करेंगे। वो किसी भी तरह से यहाँ पे देश छोड़ के नहीं जाने वाले, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे देखो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई ने सिर्फ एक ही एफआईआर एसबीआई की दर्ज क्यों की, जबकि दूसरी बैंकों के साथ भी अलग-अलग फ्रॉड हुए, सबके मामले अलग-अलग है। तो ये अलग-अलग एफआईआर दर्ज करनी थी, सिर्फ एक ही एफआईआर क्यों दर्ज की गई इस पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर भी नाराज़गी जताई है। तो यहाँ पे हर लोन का एक सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है, तो मोडस ऑपरेटिंग भले ही सिमिलर हो लेकिन वायलेशन एग्रीमेंट के अलग-अलग हुए, तो इसीलिए सीबीआई को अलग-अलग यहाँ पे एफआईआर दर्ज करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एलिगेशन लगाया गया प्रणव सचदेवा की तरफ से, तो वो एडीएजी कंपनियों की तरफ से जो देख सकते हो, इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेक और रिलायंस टेलीकॉम ने करीब 31,850 करोड़ रुपीज़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 2013 से 17 के बीच में कर्ज लिया, लेकिन वो पैसा नहीं चुका पाए। तो ये देख सकते हो कि मामला बहुत गंभीर है और सवाल ये आता है कि ऑलरेडी देखो ये कंपनियां तो नीलाम हो रही है एनसीएलटी के तहत, इनके ऊपर बैंक करप्सी लग चुकी है और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो बनाया हुआ अब संगठन है वही सारा उनके हाथ में कंट्रोल है, वही पैसे रिकवर करके आगे जो पैसा चुकाएंगे। तो जब दिवालिया घोषित हो गए तो अब देख सकते हो कि इस तरह से ये जो पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है, वो तो एक तरह से देखें तो गलत बात है, क्योंकि अभी अनिल अंबानी के हाथ में तो कुछ है नहीं। ये सारी कंपनियां नीलाम हो गई है और जो लैंडर्स है उन्होंने जो अपनी तरफ से जो कमेटी बनाए वही इसके ऊपर फैसले करें, वही से रिकवरी होने वाली है। अब यहाँ पे ईडी ने भी अपनी तरफ से जो जांच की है उसका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सारा एफिडेविट के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने यहाँ पे पीएमएलए के तहत यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें करीब 46 इन्होंने अलग-अलग जम जो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सर्च किया और उसमें से 305 समन्स जारी किए गए और 204 जो प्रॉपर्टीज है वो अटैच कर ली गई, यानी 12,000 करोड़ की जो अनिल अंबानी कंपनियों से संबंधित प्रॉपर्टी वो सारी सीज कर दी गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है फेमा के तहत। तो ये देख सकते हो कि करीब 58,000 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी अलग से फेमा में अटैच की गई है। तो लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। तो कुल मिला के देखिए फिलहाल अनिल अंबानी के लिए मुसीबत का दौर जारी है और इसी वजह से शेयर की कीमत भी नीचे आ रही है। वैसे इस बार रिजल्ट भी कमज़ोर है। आप देख सकते हो कि सितंबर में 22,067 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस समय इनकम गिर के 1,949 करोड़ के आसपास आई है। टीआई ग्रोथ 2.06% अप था सितंबर में, दिसंबर में 5.68% डाउन हो गया है। टोटल खर्च देखें कि 1573 करोड़ के आसपास है सितंबर में, इस बार कम हुआ क्योंकि बिजनेस भी कम हुआ, तो 1478 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है। टी ग्रोथ 2.41% अप था सितंबर में, इस बार 5.47% डाउन हुआ है। एबिटाडा 503 करोड़ का बताया था सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में ये घट के 471 करोड़ के आसपास आ गया है। एबिटाडा ग्रोथ 1.01% अप था सितंबर में, दिसंबर में 6.33% डाउन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 87.32 करोड़ का प्रॉफिट बताया था सितंबर क्वार्टर में, इस बार दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट गिर के 25.11 करोड़ पर आ गया। पेट ग्रोथ देखें तो 95.43% अप था सितंबर क्वार्टर में, जबकि इस बार 71.24% डाउन हुआ है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि रिजल्ट भी कमजोर रहा है, ऊपर से सारी कार्रवाई जिसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। लेकिन एक बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि ये स्टॉक 2008 के अंदर अगर आप देखें तो उस समय इसकी जो प्राइस है वो लगभग 400-500 रुपए के आसपास थी। अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो कीमत आने वाले समय सुधरेगी। अगर थोड़ी-सी कोई राहत मिल जाती है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेगा। यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कंपनी देख सकते हो कि सोलर प्रोजेक्ट के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। सरकारी प्रोजेक्ट इनको प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, अपनी बैलेंस शीट को सुधार रही है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी के जो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है उससे टोटल लगभग यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये कंपनी देख सकते हो कि इस समय 90.6% की यहाँ पे इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और करीब कंपनी 10,000 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश करेगी सोलर प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश में। ये बातें तो साबित कर दे कि कंपनी अच्छा करेगी तो आने वाले समय शेयर की प्राइस में भी वृद्धि की संभावना बनेगी। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।